शादी के महज 2 घंटे बाद ही मुझे ये तल्ख़ एहसास हो गया था कि मैं इस घर में नापसंदीदा औरत हूँ। निकाह के बाद जब हम घर पहुँचे, तो मेरा शौहर आसिम मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया और रात के पिछले पहर वापस आया। मैं तमाम वक़्त उम्मीद भरी नज़रों से इंतज़ार करती रही। कमरे में आते ही उसने मुझे देखकर नफ़रत भरी निगाहों से कहा कि वो मेरी छोटी बहन सारा को पसंद करता था और मैंने जानते-बूझते उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और इनकार नहीं किया। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं अब्बा की वजह से खामोश रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, आप तो मर्द थे, आप इनकार कर सकते थे, मगर हम लड़कियां अपने माँ बाप की वजह से खामोश रहती हैं। अब्बा पहले मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि सारा भी पढ़ रही थी। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से चलाया, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ, मुझे तुम अब यहाँ नजर ना आओ। ये कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। दुल्हन के लिबास में आधी रात को कमरे से बाहर खड़े होकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया कि सब क्या सोचेंगे, मगर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसी हाल में बैठे मुझे आधा घंटा गुजरा तो वहां कोई मेहमान आया, जो मुझे देखकर उसने हैरानी से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं। मैंने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद चचा और चची आए। चचा ने मुझे बाजू से पकड़ा और गले लगाकर कहा, उठो बेटा। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा बजाया और आसम को आवाज देते रहे, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिर वो मुझे कमरे में ले आए और कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं सुबह देखता हूँ इसको। मैं खौफ से डरी हुई थी और बेचैनी से पांव समेटकर बिस्तर में बैठ गई। चची अंदर आई और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं बोली कि इस सब में आसम का कोई कसूर नहीं है, आपका है। जब वो सारा से शादी करना चाहता था तो जबरदस्ती उसकी शादी इससे क्यों करवाई गई। चचा ने चची को आंखें दिखाई और कहा, तुम चुप रहो, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, बच्ची को आराम करने दो। ये कहकर वो चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिस्तर से टेक लगाए बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया था। मुझे याद है कि जब चचा ने अब्बा से सारा का रिश्ता मांगा तो अब्बा ने कहा था कि सारा अभी छोटी है, मुझे पहले इस परवा की शादी करनी है। चचा मेरे सर पर प्यार देकर चले गए थे और अब अब्बा ने अपनी जबान का पास रखा था। मुझे मालूम था कि मेरे शौहर आसम मेरी बहन सारा को पसंद करता था, मगर सारा उसे पसंद नहीं करती थी। अच्छा, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरे उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अब तकरीबन 900 हो गए हैं। मेरी ये स्टोरी आप ये सुने, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज जो अनसब्सक्राइबर है वो भी सब्सक्राइब करें, बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज हो सके। आप सिर्फ 100 रह गए हैं। प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मेरी जो बहनें अपनी राय का इजहार करती हैं ना कमेंट की सूरत में, उनका यकीन करें दिल से शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों का कमेंट देखकर। उसके बाद है कि न जाने चचा ने आज शाम को उसे क्या समझाया या किस तरह समझाया कि वलीमे के दिन आसम सीरियस रहा, मगर उसने कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन मेरे माँ बाप का चेहरा मुझे देखकर उतर गया था। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आसम चचा का बेटा था जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता आसम के लिए मांग लिया था। हम 2 बहनें थी और मेरा एक भाई था। भाई की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी। भाभी का मिजाज भी अच्छा नहीं था, इसलिए माँ बाप को मजीद में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अम्मा की बीमारी के सबब मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, जबकि सारा एमफिल कर रही थी। और मुझे तब पता चला कि आसम सारा को पसंद करता है जब शादी की डेट फिक्स हो गई थी। एक दिन उसने मुझे कॉल की कि शादी से इनकार कर दो, मगर मैं अपने वालिदैन की मोहब्बत और घर के हालात की वजह से मेरे लिए ये नामुमकिन था। इसी तरह जिंदगी गुजारने लगी। कभी वो मुझ पर हाथ उठाता तो कभी नॉर्मल रहता। उसके गुस्से की वजह से चची का रवैया भी मुझसे खराब ही रहता था। इस घर में मेरा वाहद सहारा मेरे चचा थे। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए आसम की फाइल ना मिलने पर उसने मुझे गुस्से से धक्का दे दिया और मेरा सर दीवार में जा लगा, जिससे खून निकलना शुरू हो गया। चचा ने ये देखकर आसम पर हाथ उठा दिया और वो चला गया। चचा ने मेरे सर का खून साफ किया और मुझे गले लगाकर रोने लगे। उसी वक्त अब्बा जान आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर जख्म छुपाया, मगर चचा को देखकर अब्बा परेशान हो गए और कहने लगे, सब ठीक है ना। मैंने मसनूई मुस्कुराहट जाकर कहा, हाँ सब ठीक है, मगर आंसुओं पर काबू न रख सकी। मुझे देखकर चचा भी रोने लगे और अब्बा के आगे हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो। मैं कमरे से निकल आई और जाते हुए मेरे बाप ने मुझे गले लगाकर कहा था, ये तो मेरा शेर बेटा है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और मेरी तरफ देखते हुए चले गए। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे बाप की मेरे साथ आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि जाते जाते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया छोड़ गए थे। अब्बा के जाने के बाद मैं गुमसुम हो गई। अब मुझे आसिम का रवैया तकलीफ नहीं देता था। वो मुझे गूंगी और मनहूस कहता था और चची का रवैया भी खराब ही रहा।
پھر ایک دن مجھ پر نئی قیامت ٹوٹی جب سارا کا فون آیا. اس نے کہا کہ آسم اسے پسند کرتا ہے اور بار بار کال کرتا ہے اور میں شادی کیوں نہیں چھوڑ دیتی. میں نے اسے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ میرا گھر برباد مت کرنا کیونکہ تم خالہ بننے والی ہو. یہ سن کر اس نے کال کاٹ دی اور یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی کہ آسم اور سارا میں رابطہ تھا. ابا کے انتقال کے بعد چچا بھی بہت پریشان رہتے تھے. میں نے کئی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے دیتے وہ بھی ایک دن اسی دنیا سے چلے گئے. میرا واحد وہ آسرا تھے. ان کے جانے کے بعد بھی آسم کا رویہ نہیں سدھرا. اسے تو جیسے اور موقع مل گیا. میرا جب سی سیکشن ہوا اور بیٹے کی پیدائش کے تیسرے دن میرا شوہر کمرے میں آیا. اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے بچہ پیدا کر کے جگہ بنا لو گی؟ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس نے مجھے گھسیٹا اور گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے گرا دیا. میرے سٹیچز بھی کھل گئے تھے اور خون نکل رہا تھا. کانپتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور موبائل سے بھائی کا نمبر ملایا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں. بس زور زور سے رونا شروع کر دیا. میرا بھائی جانے کے لیے کاغذات بنوا رہا تھا. اس کی بھی 3 بیٹیاں تھی اور یہاں اس کا کام سیٹ نہیں تھا. جب اس نے میری چیخیں سنی تو دوڑتا ہوا آیا. تب تک میری حالت بے ہوش ہونے والی ہو چکی تھی. میری چچی نے میرے رونے کی آواز سن کر بھی کمرے میں جھانکنا ضروری نہیں سمجھا. بھائی مجھے گھر لے آیا. میرے پاس اپنے میکے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. میرے شوہر آسم نے کتنے ہی دنوں تک میری طرف پلٹ کر بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور مجھے طلاق بھیج دی تھی. وہ تو چاہتا ہی یہی تھا. اب میں بھی بے آسرا ہو گئی تھی. میری طلاق کا سن کر میری فالج زدہ ماں جو 10 سال سے چارپائی پہ تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی. بھائی اچھا تھا, بات سنتا تھا, مگر وہ بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور تھا. اس لیے اس کے بھی کاغذ بن گئے اور وہ دبئی چلا گیا. اس کے جاتے ہی بھابھی کا رویہ بدل گیا. میں سارا دن ان کے ساتھ کام کرواتی لیکن پھر بھی باتیں سننا اور میرے بچے کے ساتھ یتیموں والا سلوک ہی ہوتا تھا. یہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا. میں بھی بے بس تھی. میرا اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا. میں کہاں جاتی, کہاں رہتی. مجبور ہو کر سنتی رہی. یہاں تک کہ سارا جو اسٹڈی کے لیے دبئی میں تھی, آسم اس کے پیچھے چلا گیا تھا اور وہیں ان دونوں نے شادی کر لی تھی. اس دن بھائی نے دبئی سے مجھے کال کی تھی اور مجھ سے بات کر کے رو رہا تھا. میرا بھائی تو اچھا تھا. اسے میری فکر تھی. بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم ٹھیک ہو, کسی چیز کی کمی تو نہیں. میں نے تمہارے لیے کچھ پیسے تمہاری بھابھی کو بھیجے ہیں. اپنے اور اپنے بچے کی شاپنگ کر لینا. اور مجھے ساتھ کی پکس بھیجنا. کتنا بڑا ہو گیا ہے. بھائی سے بات کر کے دل کافی دکھی ہو گیا. کتنی دیر روتی رہی. بس اب میری زندگی کا واحد سہارا میرا بیٹا تھا. اور وہ کیسا ظالم باپ تھا کہ چلو میرے ساتھ تو جیسا بھی سلوک کیا مگر اپنے بیٹے کی تو خبر رکھتا. وہ اس کی ہی اولاد تھا. میرے بچے بھی کوئی بھی بچوں والی شرارتیں نہیں تھی بچے میں. وہ سہما ہوا رہتا تھا. کبھی کبھی میرے دل میں آتا کہ کاش میں اس دن بھائی کو فون نہ کرتی. شاید میرے شوہر کو مجھ پر ترس آ جاتا. وہ مجھے ہاسپٹل لے جاتا اور اپنے بچے کے ساتھ رہتا تو شاید اس کے دل میں اپنے بچے کا پیار جاگ جاتا. مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. 7 سال کا ہو گیا تھا. سارا کبھی واپس نہیں آئی تھی. نہ ہی اس نے مجھے کبھی فون پر رابطہ کیا تھا. ایک دن بڑی بھتیجی نے آ کر بتایا کہ آسم آیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. میں سن کر حیران ہوئی تھی کہ آج وہ مجھے ملنے کیوں آیا ہے اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. جب میں گئی تو وہ کہنے لگا شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں, ہماری اولاد نہیں ہوئی. ڈاکٹر نے سارا کو کہہ دیا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا. مجھے اس کا افسوس ہے. مگر تم جانتی ہو میں نے شادی سے پہلے ہی تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں تم سعد مجھے دے دو. یہاں تمہاری زندگی کیسی ہے اس بات کی خبر ہے ہمیں. میں سعد کی اچھی پرورش کروں گا. اس کی ماں تم ہی رہو گی. وہ اچھا پڑھ لکھ جائے گا. میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا. اگر تم مجھے معاف کر دو, اپنی خوشی سے اسے مجھے دے دو تو میں تم سے اسے مانگنے ہی آیا ہوں. سارا کو کھو دینے کے بعد میں جنونی سا ہو گیا تھا. اگر تم انکار بھی کر دو گی تو میں چپ چاپ چلا جاؤں گا. میں کل دوبارہ آؤں گا. مجھے سوچ کر بتا دینا. وہ کہہ کر چلا گیا. کتنا خود غرض انسان تھا. آج اللہ نے اولاد نہیں دی تو مجھ سے معافی مانگنے چلا آیا تھا. میرے پاس میرا بیٹا ہی تو میرے جینے کا سہارا تھا. ساری رات میں سوچتی رہی اور دل میں آیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ چلا جائے تو اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں تو ہم مشکلات کا شکار ہی رہیں گے. اپنے باپ کے ساتھ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گا. میرے ساتھ وہ یہاں رہے گا بھی اور اس کا باپ یہاں مجھے خرچ بھی بھیج دے تو بھی یہاں رہنے کا کوئی حال نہیں ہے. اکیلی عورت ہوں, کہیں اور رہ بھی نہیں سکتی.
बस फिर अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसके बाप को देने का फैसला कर लिया था। सुबह मैंने उसे जगाया और उससे कहा कि तुम सवाल करते थे ना कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तो तुम्हारा बाप तुम्हें लेने के लिए आया है। मैं चाहती हूँ तुम कुछ देर उसके साथ चले जाओ, उसके पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो अपनी एज से कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया था। हर तरह के हालात देखकर रोते हुए कहने लगा, अम्मा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर मैं उसे समझाती रही और मैंने उससे वादा किया कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं उसे बार बार यही कहती रही कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे पास जरूर आना, अपनी माँ को ढूंढते हुए जरूर आना। वो मेरे गले लगकर रोता रहा और फिर अपने बाप के साथ चला गया। उसके जाने के बाद जैसे जिंदगी खत्म होती जा रही थी। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं कोई 50 साल की औरत लग रही थी। सच कहते हैं कि दुख इंसान को बहुत जल्द बूढ़ा कर देते हैं। अब मैं दुखी रहती थी और अक्सर बीमार भी रहने लगी तो काम नहीं हो पाता था। अगर कोई काम करती तो काफी देर लग जाती तो भाभी को मुझ पर गुस्सा आता। अब उसकी जुबान पर एक ही बात रहती थी कि मेरे घर से निकल जाओ। आसम ने वहां जाकर भी खुदगर्जी दिखा दी। पहले तो बेटे से बात करा देता था, फिर उसने नंबर बदल लिया। मैं साद को याद करके बहुत रोती थी, मगर दिल में उम्मीद थी कि शायद उसकी औलाद नहीं है वो बेटे को खुश रखता होगा। क्योंकि जब साद से शुरू में बात होती थी तो वो कहता था कि पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और वो काफी खुश लगता था। बच्चा था ना, जब उसे रोज नई नई चीजें मिलती थी तो वो खुश हो जाता था। एक दिन भाभी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेबस होकर दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ पैसे थे मेरे पास जो काफी देर से मैंने बचा कर रखे थे, मगर जाती कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक रिक्शे वाला करीब आया। बाजी कहाँ जाना है आपको? तो मैं उसमें बैठ गई। वो काफी देर रिक्शा चलाता रहा और कहने लगा, बाजी कहाँ जाना है आपको? मेरा तो जैसे दिमाग काम करना ही छोड़ गया था। मैंने कहा, मैं हूँ कहाँ, ये कौन सी जगह है? तो कहने लगा, ये तो ओल्ड हाउस है, सामने हॉस्पिटल है, इस तरफ बाजार भी है, आपने कहाँ जाना है? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि मुझे ओल्ड हाउस जाना है। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और मैं रिक्शा से उतर गई थी। उसको उसका किराया दिया और ओल्ड हाउस की तरफ बढ़ गई। ओल्ड हाउस के ओनर ने मेरी सारी कहानी सुनी तो कहने लगी, आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए मुझे यहाँ रख लो, मुझे शादी नहीं कर। मुझे देखकर वो घबरा गए और कहने लगे, नहीं नहीं, आप अंदर चली जाए। अब यहाँ आए हुए मुझे 14 साल हो गए थे। अब तो मैं बूढ़ी हो गई थी। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं अपना दुख लिखती रही थी। अपनी जिंदगी की सारी कहानी मैंने उसमें लिख डाली थी और दिल से कभी भी साध नहीं निकला था। आसम का वो पुराना नंबर कई बार इस उम्मीद पर डायल किया था कि शायद उस पर कॉल चली जाए। अब तो मेरा बेटा जवान हो गया होगा, पता नहीं मैं उसे देख भी पाऊंगी या नहीं, ये दुख दिल को खाता रहता था। एक दिन मुझे ऑफिस से में बुलाया गया कि आपसे मिलने कोई आया है। मैं हैरान थी कि मुझे कौन मिलने आया है। जब मैं ऑफिस में गई तो देखकर हैरान रह गई। वही खूबसूरत आंखें, वही बाल, वो बिल्कुल अपने बाप की तरह खूबसूरत था। उसकी वो भूरी भूरी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए लड़खड़ा कर गिरने वाली थी। गला खुश्क हो गया, आवाज नहीं निकल पा रही थी। गिरने लगी थी कि मेरे बेटे ने बढ़कर मुझे थाम लिया। मैंने अपने बेटे को गले लगा लिया। कितने साल के बाद आज मेरी आंखों को सुकून आया था। उसे गले से लगा कर मैं काफी देर रोती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो मेरे पास है, वो मेरे सामने है। फिर वो मुझे बताने लगा कि वो मुझे बहुत याद करता था और 3 दिन पहले वो दुबई से मुझे ढूंढने के लिए आया है। अब्बा कहते थे कि तुम्हारी माँ मर गई है, मगर मेरा दिल कहता था कि मेरी माँ जिंदा है। मामी वालों से पूछा तो वो कहने लगे, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। कल मैं मायूस होकर वापस जाने का सोच रहा था कि आपके घर के सामने वाली आंटी ने मुझे बुलाया और कहने लगी, आपकी मामी ने आपकी मम्मा को घर से निकाल दिया था और वो रिक्शे में बैठकर यहाँ से जा रही थी, और रिक्शे वाले का घर यहाँ से कुछ दूर है, उससे जाकर पूछो कि उसने आपकी मम्मा को कहाँ उतारा था। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ रिक्शे वाले का पता किया तो उसने मुझे बताया कि उसने आपको ओल्ड हाउस के सामने उतारा था। आज मुझे मेरा बेटा अपने साथ मेरा वीजा बनवाकर दुबई ले आया है। वो मेरे साथ रहता है, जिंदगी की हर सहूलत है मेरे पास।
मगर वो तकलीफ दे माजी आज भी दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। आसम आज भी बेऔलाद है, झुके हुए सर के साथ कभी कभी सास से मिलने आता है। मेरे बेटे ने मेरे सामान में छुपी हुई डायरी पढ़ ली थी। मेरे बहुत समझाने पर भी वो अपने बाप से वो बाप वाला रिश्ता नहीं रख पाता। मेरी बहन कहती है कि मैं कसूरवार हूँ, मैंने बेटे के दिल में बाप के लिए नफरत पैदा कर दी है। क्या मैं कसूरवार हूँ?